Hello everyone, welcome back again. I'm Aarti Kaushik again here with another video, and in this part we are going to discuss some previous year questions based on the topic vaccine. फर्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा अलाइव है, जिंदा है, बट एटेन्यूएटेड है मतलब वीक कर दिया गया है उसको, या तो हीट से किल करके या फिर केमिकली, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करके। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो लाइव है और एटेन्यूएटेड है। तो मैंने बोला था कि हमारी साक और सेबिन दो टाइप की वैक्सीन होती है पोलियो के लिए, ठीक है। तो पोलियो माइसेट के लिए हमारे इंडिया में सेबिन वैक्सीन यूज़ की जाती है जिसमें लाइव और एटेन्यूएटेड हमारा वायरस होता है। तो ये पोलियो माइसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज यूज इन प्रेजेंट पल्स पोलियो कैंपेन इन टू दिसंबर। ये आया था हमारे CSIR नेट एग्ज़ाम में दिसंबर 2002 में, ठीक है। तो कोई पूछा गया कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो प्रेजेंट करती है, जिसने हमने कैंपेन चलाया था जिसमें प्लस पोलियो कैंपेन चला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी वही था, सेकंड क्वेश्चन भी वही था कि हमने यहाँ पे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज़ करते हैं, सेबिन वैक्सीन पोलियो के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डज नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। लाइफ टाइम प्रोटेक्शन कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करती। हमें पता है कि टेटनस नहीं करती, टेटनस के हमें शॉट्स लेने पड़ते हैं हर 6 जो हमारा मंथ है उसके बाद। तो क्योंकि ये हम इसको टेटनस का जो है हमारा इन्फेक्शन, ये एक पैसिव हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन विल नॉट पोज एनी प्रॉब्लम्स इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में न्यूमोकोकल के लिए अगर वैक्सीन देंगे तो वो 3 डिजीज़ के अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स शो करेगी, और उन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में हम न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है वो दे सकते हैं, जो निमोनिया के अगेंस्ट भी फाइट करेगी, सेप्सिस के अगेंस्ट भी फाइट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज़ रिसेंटली बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिनको रिकम्बिनेंट मतलब GMO बनाया गया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है ऐसी एडिबल वैक्सीन डेवलप करने के लिए जो हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट पोटैटो को हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसा बनाया है कि उसके अंदर एडिबल वैक्सीन आ गई है, और हम हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अब इम्यून हो जाएंगे। एन इफेक्टिव वैक्सीन कैंडिडेट इज, एक इफेक्टिव वैक्सीन कैंडिडेट इनमें से क्या हो सकता है? हेप्टेन लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते, और कंजुगेटेड पेप्टाइड्स भी नहीं हो सकते, पॉलीसेकेराइड। सबसे ज़्यादा इनमें से एफिशिएंट, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि हो तो सारे सकते हैं, क्योंकि सारी एज ए फॉरेन बॉडी हो सकती हैं अगर हम किसी पैथोजन से एक्सट्रैक्ट करें। पर इन्होंने पूछा है एफिशिएंट कौन सा हो सकता है, तो पॉलीपेप्टाइड हो सकती है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है, और प्रोटीन एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नेक्स्ट है, अमोंग द फॉलोइंग एंटीजन स्पेसिफिक टू ए पैथोजन विच वन इज मोस्ट लाइकली टू बी इनएलिजिबल एज अ वैक्सीन। कौन सा इनमें से वैक्सीन बनने लायक नहीं है विद लॉन्ग लास्टिंग होस्ट प्रोटेक्टिव इफेक्ट। अगर लॉन्ग लास्टिंग, अगर होस्ट के अंदर प्रोटेक्टिव इफेक्ट देखें तो लॉन्ग लास्टिंग पैथोजन कौन सा नहीं है, ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स नहीं होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होस्ट प्रोटेक्टिव इफेक्ट के अंदर अगर हमें इनको वैक्सीन बनाते हैं तो। प्रोटीन हो सकता है क्योंकि वो प्रोटीन है, कोई एंजाइम भी प्रोटीनियस नेचर का होता है, काइनेज भी एक हमारा प्रोटीनियस नेचर का होता है। तो ये सारे प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, पर फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो जो फैटी एसिड्स हैं वो इनएलिजिबल है। नेक्स्ट है, द टेटनस वैक्सीन गिवन टू ह्यूमंस इन द केस ऑफ डीप कट इज अ, वो कौन सी टाइप की वैक्सीन है? टॉक्सोइड वैक्सीन है, जिसमें हम जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी है उस बैक्टीरिया का एक्सोटॉक्सिन निकालते हैं, और एक्सोटॉक्सिन को हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू केमिकली ट्रीट करके उसको नॉन वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इंजेक्ट करते हैं। तो टॉक्सोइड वैक्सीन यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया के थ्रू जो कोज किया जाता है टेटनस, उसके लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, DNA vaccines offer several advantages over other existing vaccine approaches. Which one of the following statement related to DNA vaccine is not correct? कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट DNA वैक्सीन के लिए करेक्ट नहीं है? पढ़ते हैं वन बाय वन और देखते हैं अपने ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है,
The immune response is directed to the antigen and encoded by the DNA and able to induce both humoral and cell mediated immune response. इसने पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए वैक्सीन होती हैं वो सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल दोनों ही रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। हमने चार्ट में स्टडी किया है। DNA vaccine can induce prolonged expression of the antigen, enhancing the induction of immunological memory. Obviously, क्योंकि ये T cell mediated response भी जनरेट करते हैं, कुछ T memory cells भी जनरेट करते हैं, B cell mediated response जनरेट करके B memory cells भी जनरेट करते हैं। तो immunological memory यहाँ पे held होती है। DNA vaccine could remain stable and potent for long time without refrigeration, eliminating the challenges of storage and transportation. Obviously, क्योंकि DNA का जो म्यूटेशन का टाइम है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए, तो ये स्टेबल रह सकती हैं और ये इनको हम लॉन्ग टाइम तक बिना रेफ्रिजरेशन के यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ह्यूमन बींग्स में इसको डाल रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पे हमारा डीएनए स्टेबल है, तो ओब्वियसली दे कैन बी kept without refrigeration. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, डीएनए वैक्सीन कंस्ट्रक्ट कैन बी इंजीनियर टू कैरी सेवरल एंटीजन टू इन्फेस्ट होस्ट। नो, दे कैन नॉट कैरी सेवरल एंटीजन्स, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा जो वेक्टर होता है वो इतने बड़े जीन को नहीं हेल्ड कर सकता। ठीक है, जैसे अगर हम प्लाज्मिड में अपने डिज़ायर एंटीजन कोजिंग जीन को डाल रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा साइज़ के जीन को वो वेक्टर नहीं ले पाएगा, इसलिए यहाँ पे सेवरल एंटीजन्स को हम नहीं इंक्लूड कर सकते। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ विल बी द राइट आंसर, और ये हमारे डीएनए वैक्सीन के लिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स वर इन्फेक्टेड विद पैथोजन ए। ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स मतलब जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, वो इन्फेक्ट किए गए पैथोजन ए के थ्रू और पैथोजन बी के थ्रू सेपरेटली। पैथोजन ए हैज़ अ वेरी शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड एंड डिजीज सिम्टम्स आर ऑलरेडी अंडर वे बाय द टाइम मेमोरी सेल्स आर एक्टिवेटेड। मतलब मेमोरी सेल्स के एक्टिवेट होने से पहले ही सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, इतना कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है इन्फेक्शन होने से सिम्टम्स दिखने तक का टाइम। ठीक है, तो ए का क्या है, बहुत कम है। ठीक है, pathogen B on the other hand has a long incubation period which allow the memory cells to be activated and respond with one of the following will be the most appropriate vaccination strategy against both pathogen A and B। तो इसने पूछा है कि B के लिए क्या होगा, लॉन्ग टाइम उसका है, मतलब ये इंक्यूबेशन पीरियड उसका ज़्यादा लंबा है, तो कौन सा हम वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार वैक्सीन देते हैं। बहुत कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो रिपीटेड वैक्सीनेशन हमें देना पड़ता है, जैसे हम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के केस में देख सकते हैं। अगर हमारा बहुत लंबे टाइम के मतलब इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेमोरी सेल्स हेल्ड होंगी। तो मेमोरी सेल्स हेल्ड होंगी तो मैं एक सिंगल इंजेक्शन दे के उसको क्या कर सकते हैं, इम्यून बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है रिपीटेड वैक्सीनेशन अगेंस्ट ए, जो कि ठीक है। ठीक है, बी फॉर मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, एंड बी दोनों के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, ए के लिए ठीक है, बी के लिए नहीं है, क्योंकि बी का इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। बी में है रिपीटेड वैक्सीनेशन अगेंस्ट ए एंड अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ पैथोजन बी वैक्सीन फॉर मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। तो ये करेक्ट है, बी के लिए हमें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, पर ए के लिए हमें रिपीटेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि ए पैथोजन हमारा कम इंक्यूबेशन पीरियड हेल्ड करता है और बी ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं थर्ड, सिंगल इंजेक्शन ऑफ पैथोजन ए वैक्सीन। सिंगल इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो गया। सिंगल इंजेक्शन ऑफ बोथ है तो सिंगल इंजेक्शन दोनों के लिए नहीं काम करेगा, तो हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।